गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सब के लिए कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 2। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इसको हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस वर्ष हमारा भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे वर्ष भर के लिए किया गया था और अभी भी ये चल रहा है। और उसमें आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभिभाषण अपना दिया देश के नाम। और चलिए, ये तो हुई आज की बातें। अब हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हम जानते हैं कि ये गतिशील है। इसके बाहर, अंदर और बाहर निरंतर यानी कि लगातार परिवर्तन होते रहता है। बाहर के परिवर्तन तो हम आसानी से देख लेते हैं, अंदरूनी परिवर्तन भी होता है। अंदरूनी परिवर्तन के कारण ही बहुत सारी चीज़ें बनती है और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। क्या आपने ये सोचा है, कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि अंदरूनी भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है? तो आइए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम जानते हैं। देखिए, प्याज की जो बनी होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। इस तरीके से प्याज की परतें बनी होती है। और इसकी खासियत क्या होती है कि इस पूरे का केंद्र जो है ना एक ही होता है। केंद्र एक ही होता है, जिसको कहते हैं सकेंद्री। यानी कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी विभिन्न परतों से मिलकर बनी है जिसका केंद्र एक ही है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये एक ही केंद्र है। पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं परपट्टी। यह पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति, महाद्वीपीय संहति मतलब महाद्वीपीय सतह पर, जहाँ पे महाद्वीप है वहाँ पर यह 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। और जो महाद्वीप का हिस्सा है उसको हम कहते हैं सिलिका। सिलिका और एल्यूमिना जैसे इससे बना है, इसको Cl कहा जाता है। सिलिका और एल्यूमिना के कारण इसको Cl कहते हैं। कौन सा Cl कौन सा है? महाद्वीपीय भाग है। और महासागरीय परपट्टी को हम कहते हैं सीमे। सीमे क्यों कहा जाता है? तो सीमे कहा जाता है क्योंकि यह जो है ना सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है महाद्वीप, ऊपर में ये देख रहे हैं, और ये है आपका महाद्वीपीय परपट्टी। तो ये महाद्वीपीय परपट्टी, इसको Cl कहते हैं। Cl क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है। और ये जो देख रहे हैं ये है महासागरीय भाग, और ये इसके नीचे है महासागरीय परपट्टी। तो ये किससे बना है? सीमे से। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जरा इस चित्र में देख लीजिए। अब ये देखिए, इस चित्र में ये देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पीला रंग में आपको दिख रहा है, येलो कलर में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेंटल। और इसके जस्ट ऊपर में यह है क्रोड मेंटल। क्रोड का मेंटल वाला पार्ट है। और ये मेंटल जो है ये सीमा से मिलके बना है, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और इसके बाद सबसे आंतरिक परत जो है ना उसको हम कहते हैं क्रोड। ये वाला जो हिस्सा है ये रेड और उसके पास लाइट रेड, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। और
आंतरिक क्रोड का भी जो लाइट वाला हिस्सा है उसको हम बाह्य क्रोड कहते हैं। ये क्रोड जो है ना, इसकी मोटाई सबसे अधिक है, ये है 3500 किलोमीटर। अब आगे बढ़ने से पहले, और ये जो है आपका केंद्रीय क्रोड, इसको हम कहते हैं निफे। निफे मतलब निकिल और फे मतलब फेरस। नी फॉर निकेल और फे फॉर फेरस। फेरस कहा जाता है लोहा। यानी कि ये जो क्रोड है वो लोहे और निकिल से मिलके बना है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग कितनी है, 4 किलोमीटर है। सबसे गहरी खान है, लेकिन अभी तक इंजीनियर जो है ना 6 किलोमीटर तक खुदाई कर चुके हैं। किस लिए? तेल की खोज में। पृथ्वी के केंद्र तक अगर आपको पहुंचना हो, जो कि लगभग या कह सकते हो बिल्कुल ही असंभव है, तो अगर पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचना है तो आपको समुद्र की सतह, यानी कि जहाँ पे समुद्र का आखिरी तल है, यानी कि जहाँ पे समुद्र का पानी खत्म होता है, वहाँ से आपको 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। उसके बाद ये देखिए, अगला है कि पृथ्वी के आयतन का केवल, यानी कि पृथ्वी के की जितनी भी वजन है उसका सिर्फ 1%, यानी कि अगर 100 किलो पृथ्वी का वजन है तो उसमें से मात्र 1 किलो जो है ना ऊपरी हिस्सा है, यानी कि परपट्टी है, और 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है आयतन का। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब त्रिज्या होती क्या है ये आप सभी जानते होंगे कि जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है और इसका यहाँ पे मान लेते हैं हम केंद्र है, तो यहाँ से केंद्र से यहाँ केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो ये पृथ्वी के केंद्र से लेके आखिरी छोर तक की दूरी जो है वो है 6371 किलोमीटर है। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक जो सतह यानी परपट्टी कैसे बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने जाना। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक पिंड, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो टुकड़ा होता है, जो खंड होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। सेल के अलग अलग रंग होते हैं, आकार होता है और इसका गठन भी अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि इसका निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम क्रमशः आग्नेयी सेल यानी कि इग्निशियस रॉक, अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक हम कहते हैं। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इग्निशियस लैटिन भाषा का शब्द इग्निस है, जिसका मतलब है अग्नि, यानी कि वह सेल जो अग्नि के यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाले लावा के ठंडा होने से बनता है, उसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं, यानी कि अवसादी सेल कहते हैं। उसके बाद है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री ये लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटस, जिसका मतलब है स्थिर, यानी कि स्थिर रूप से जो टूटने फूटने और फिर उसके बाद इकट्ठे होने से इकट्ठे होकर शांत हुआ और उससे जो सेल, जिस सेल का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री या फिर अवसादी सेल कहते हैं। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द है मेटामॉर्फस फोर्स, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, यानी कि वह सेल जो रूप परिवर्तित करने के बाद बनता है, यानी कि अवसादी सेल और आग्नेय सेल जब अपना रूप परिवर्तन करते हैं ताप और दाब के कारण, तो उससे जो सेल का निर्माण होता है उसे मेटामॉर्फिक या फिर हम कायांतरित सेल कहते हैं, यानी कि जिसका काया पलट जाए। अब आगे आइए, देखिए द्रवित मैग्मा, हमने आपको छठी कक्षा की वीडियो में बताया है कि
जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो यहाँ से जन लावा निकलता है जिसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो लावा होता है, गर्म लावा, उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये लाल मैग्मा लावा कहलाता है। ये क्या होता है कि ये जब सतह पे आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका तापमान कम होने लगता है और ये ठंडा होकर जम जाता है। तो इस तरीके से जो बने सेल होते हैं उसे आग्नेयी सेल कहते हैं। यानी कि द्रवित मैग्मा का ठंडा होकर जिस सेल का निर्माण होता है उसे हम आग्नेयी सेल कहते हैं और इसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेयी सेल दो प्रकार की होती है। पहला है अंतर्भेदी आग्नेयी सेल और बहिर्भेदी आग्नेयी सेल, यानी कि अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अब अंतर्भेदी सेल क्या होता है उसको समझिए कि जब द्रवित लावा, यानी कि लावा जो होते हैं द्रव के रूप में, वो पृथ्वी की सतह पर आता है और वह तेजी से ठंडा हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के बाहरी भाग में आके ठंडा हो जाता है। इस प्रकार परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को हम बहिर्भेदी आग्नेयी सेल कहते हैं। यानी कि जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है और इस प्रकार से वो सेल का निर्माण करता है, तो इस तरह के सेल को हम बहिर्भेदी आग्नेयी सेल कहते हैं। और इस तरह की इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए इसका बेसाल्ट जो पत्थर है, बेसाल्ट सेल, दक्कन के पठार इसी सेल से बना है। दक्कन का, भारत के दक्षिणी भाग में जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेलों से ही मिलके बना है। उसके बाद है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो द्रवित यानी कि द्रव के रूप में पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो भूप्रपट्टी के, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है उसके गहराई में ही ठंडा हो जाता है और ये अंदर होने के कारण, यानी कि अंदर ही सेल का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार से बने सेलों को हम अंतर्भेदी सेल कहते हैं। यानी कि जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर सेल का निर्माण करती है तो उसको हम आग्नेयी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दो बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है और ग्रेनाइट सेल जो है ना आप अपने आसपास भी देख सकते हो। आप मसाला इत्यादि बनाने वाले या चूरन बनाने वाले आप देखे होंगे, जैसे कि आप कह सकते हो कि वैद्य इत्यादि के जो आयुर्वेदिक के वैद्य होते हैं यानी डॉक्टर होते हैं, उनके पास से जो चूरन बनाने के लिए जो बर्तन होता है वो ग्रेनाइट सेल का ही होता है। अब क्या होता है, देखिए ये आग्नेयी सेल का निर्माण हुआ। अब यही सेल क्या होता है कि लुढ़क कर, चटक कर या टकरा कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं इसको हम कहते हैं अवसाद। यानी कि आग्नेयी सेल जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसको हम कहते हैं अवसाद। और यही अवसाद जो होता है वो हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं और जहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे हवा कम होती है, तो इस तरीके से वो क्या होता है वहाँ पर जमा कर दिए जाते हैं। और ये अदृढ़, यानी कि जो मजबूत ना हो, जो दृढ़ ना हो, ये अवसाद क्या होता है दब कर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। यानी कि आग्नेय सेल के छोटे छोटे कण जब जमा होकर सेल का निर्माण जिस सेल का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और यही अधिकतर हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। इन सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी कभार इन सेलों पर रहे हैं उसी से जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म मतलब जीव का अश्म, अश्म मतलब शरीर, सड़ा गला हुआ शरीर। अब आगे देखिए, आग्नेयी एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण अपना रूप बदल देते हैं। तो इस रूप परिवर्तन के कारण जिस सेल का निर्माण होता है उसको हम कायांतरित सेल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कायांतरित सेल का ये उदाहरण है। ये आग्नेय
अवसादी सेल का परिवर्तित रूप है। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे चिकनी मिट्टी भी एक सेल है, वो स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कई सारे खेलों में भी हम पत्थर का उपयोग करते हैं। सेल मतलब पत्थर होता है, जैसे कि 7 पत्थर का पिट्ठू खेलते हैं, चिबिड्डी यानी कि किटकिट खेलते होगे, गिट्टी 5 गिट्टी से गिट्टियाँ भी खेलते होगे, और भी बहुत सारे खेल है। ये आप अपने पूर्वजों से यानी कि अपने दादा दादी या फिर जो बड़े बूढ़ों पड़ोस में रहते हो उनसे आप जान सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 2 चित्र आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये है लाल किला, यहीं पे आज झंडा फहराया गया है। ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ये है आगरा का ताजमहल। ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर से मिलके बना है, यानी कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अब चक्रीय तरीका क्या होता है? सेल चक्र उसको कहते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो सेल चक्र के कारण क्या होता है कि आग्नेय सेल अवसादी सेल में परिवर्तित होता है, फिर अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है, और वही कायांतरित सेल फिर से जो है ना आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, घिसने से, एक दूसरे से टकराने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर यानी कि उसकी जगह बदलकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और जब इन्हीं अवसादी सेल पर का टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यही आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। बहुत अधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल बहुत जब ज़्यादा, देखिए ताप है दाब है तो कायांतरित सेल में बदल गया, और उसे बहुत ज़्यादा अगर तापमान हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो यही क्या होते हैं कायांतरित सेल फिर से पिघल के द्रव के रूप में मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैग्मा है, यहाँ पे पिघल रहा है, और ये किस में बदल जा रहा है? आग्नेय सेल में। और ये आग्नेय सेल टूट कर ये बन जाता है अवसाद बन जाता है, और यही अवसाद जो है ना जमा होकर अवसादी सेल बन जाता है। और इसी पे जब ताप और दाब बढ़ता है तो ये कायांतरित सेल, और अत्यधिक ताप और दाब बढ़ने से ये हो जाता है फिर से मैग्मा, और ये अवसादी सेल भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। और इस तरीके से कायांतरित आग्नेय सेल भी किस में बदल सकता है? कायांतरित सेल में, और कायांतरित सेल भी किस में बदल जाता है? अवसाद में। तो इस तरीके से हमने ये जाना। अब देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, तो जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ईंधन के लिए यानी कि फ्यूल के लिए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग उद्योगों, औषधि यानी कि दवाई के लिए और उर्वरक के लिए होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, इन सब का प्रयोग भी अलग अलग कामों के लिए होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई फैक्ट्स तो छूटा तो नहीं।
नहीं, अब कोई फैक्ट नहीं छूटा। अब इसके बाद आज का जो है फिलहाल हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है और अगली क्लास में हम जानेंगे अध्याय 3 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।